हो गया पास पेपर, उसका वीडियो सोल्यूशन भी दे दिया था जी, डन हो गया, वेरी गुड, बेहतरीन बेहतरीन भाई। अच्छा जी, क्या रिक्वेस्ट है भाई, एक ये बता दें जानी। हाँ जी, जब तक आप बताएं रिक्वेस्ट तब तक हम लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और ये हमारा नया स्टैंडर्ड शुरू हो गया जिसका नाम है IS 28। हम कंसोल के साथ ही करेंगे इसको। रिक्वेस्ट ये है कि सर ऑडिट पास करा दें। मैंने बोला वादा किया ना मैंने, जानी मैं तबीयत ख़राब करूँगा, पास करा दूँगा, प्रॉमिस है मेरा। जस्ट तुम वो करो जो मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अच्छा, कैन वी गेट मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइक दिस? बिल्कुल, आपको और भी मिल जाएंगे, आज ही मैं दे दूँगा आपको। यार आज R2 इसलिए साथ नहीं रखी क्योंकि ऑफिस मुझे पहुँचना है जल्दी, तो मैंने कहा फिर ऑडिट में ना कम टाइम में मज़ा नहीं आता, तो ये कि सुकून से पढ़ेंगे, रात को 2-3 टॉपिक भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा अरीश, हमने उसमें वीडियो सोल्यूशन तुमने देखा है सर्विसेज वाले में? ये बताओ जो मैंने अभी दिया था, तो वीडियो सोल्यूशन देखो ना, वो दिया इसलिए कि उसके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन है मेरी, सही है? ऑडिट के लिए क्या रिवाइज करें अभी? ऑडिट के लिए तो बस अभी आप वही रिवाइज करें ना जो चल रहा है क्लास में ना, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं आज की क्लास की। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, वालेकुम सलाम अहमद, दैट इज़ IS 28। अच्छा भाई, हम पहले ये समझ लेते हैं कि भाई फिनोमिना क्या है। नया स्टैंडर्ड है, इसको हम लिंक करेंगे। तो मैं अगर ये कहूँ तुम्हें कि सर मैंने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो इन्वेस्टमेंट की हुई है 1 से लेके 19% तक, यानी किसी कंपनी के मैंने शेयर्स परचेज किए हुए हैं 1% से लेके 19% तक, तो मैंने कहा कि सर वो मेरी कहलाती है सर जी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। तो सर जी जब वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कहलाती है तो उसकी जो अकाउंटिंग है वो चली जाती है IFRS 9 में। ये हो गई बेसिक बात। भाई आपने IFRS 9 किया है ना कि किसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए या तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI या तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L। दैट इज द केस व्हेन यू हैव मेड इन्वेस्टमेंट अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1% टू 19%। किसी कंपनी में आप जैसे ही ये थ्रेशोल्ड पार कर गए, किसी कंपनी में जैसे ही आपने लक्ष्मण रेखा पार की और आप आगे निकल गए, तो आपको पता लगेगा कि 20% से लेके 50% तक आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अच्छा, हमने बोला भाई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या? आप डिसीजंस को कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डिसीजंस को कुछ हद तक, अरे कंट्रोल नहीं करते, कंट्रोल तो 50% प्लस पे है ना, कंट्रोल नहीं करते, आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये कब होता है ज़रा बात समझिएगा। वो बोलता है भाई आप अगर किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं या जहाँ पे डिसीजन डिसाइड हुए हैं, तो कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट है ना, तो अगर एक बंदा ऑल टुगेदर 20% रख के बैठा हुआ है तो किसी स्पेशल डिसीजन के लिए ये भी बड़ी वेटेज रखता है, तो क्या ये डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। तो इसलिए कहा गया कि भाई जब 20 से लेके 50% तक आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो वो कंपनी आपकी बन जाएगी एसोसिएट कंपनी। तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। मैंने कहा अच्छा सर, जैसे ही मैं ये वाली लक्ष्मण रेखा पार करूं, तो हमने कहा सर ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, 50% प्लस पे क्या बन जाती है? सब्सिडरी। आई बिलीव
कि हम ये कर चुके हैं और ये कर चुके हैं। व्हाट इज लेफ्ट? IAS 28, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। पहले बताओ कहानी समझ आती है? चलिए जी, इसको कॉपी करो भाई जल्दी से, ताकि ये क्लियर हो। यहाँ पे IFRS 3 एंड IFRS 10 जो हम करके हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड उसकी प्रेजेंटेशन। अब हम आ गए भाई बीच की चौरंगी पे, जो है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। चलें, हमने कहा आए सर नेगेटिव गुडविल को ग्रुप रिजर्व में इनकम बुक करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, नेगेटिव गुडविल नहीं होती, वो बार्गेन परचेज गेन होता है। तो टेक्निकली आप एसेट्स और लायबिलिटीज ज़्यादा लेके आते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कम से जाती है, तो बाकी आपको क्या हो जाता है? गेन। यानी इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर द गुडविल यू हैव गॉट अ गेन व्हाइल एक्वायरिंग अ सब्सिडी, तो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। सही है आयशा? तो ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। चलें, तो वो इंक्रीमेंटल होता है। अच्छा, जब कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाओगे ना, तब भी इसको अलग से पार्क करोगे, क्योंकि वो पीएनएल में नहीं होता। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में तो क्लब हुआ होता है ना, जब कंसोल करोगे तो वो गेन आप अलग से रिकॉर्ड करोगे। कौन से पीएनएल में? कंसोलिडेटेड पीएनएल में। अनएडजस्टेड में तो शामिल ही नहीं होता ना, क्योंकि सेपरेट बुक्स में तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है। ये कॉन्सेप्ट है। चलें आगे। हमने कहा कि सर हम ज़रा ना एक फिनोमिना करते हैं। हमने कहा ये एक पेरेंट एंटिटी है, ये आ गई एसोसिएट, ये आ गई सब्सिडरी। सही है? इसने इसमें 80% ओन किया हुआ है, इसमें इसने 25% ओन किया हुआ है। 25% पे क्या बन गई वो? एसोसिएट। तो 20 पे नहीं बनती, 20 से 50 तक, 50 तक, 50 से ऊपर सब्सिडरी। बस ये बात याद होनी चाहिए। अच्छा, जब मैं इसको एक्वायर कर रहा था तो इसकी प्राइस पर शेयर जो है वो चल रही थी 30, और जब मैं इसको एक्वायर कर रहा था तो इसकी प्राइस पर शेयर चल रही थी 25। ये हिसाब किताब है। अच्छा भाई, इसका जो टोटल शेयर कैपिटल है वो है सर 1 मिलियन का। इसका जो शेयर कैपिटल है वो है सर 1.5 मिलियन का। अच्छा, ये शेयर कैपिटल है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। तो मुझे आप एक बात बताते हैं, मैंने इस कंपनी में अगर ये देखना है मेरे बच्चों के मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की होगी, तो आप मुझे बताएं। 1 लाख को मल्टीप्लाई किया होगा 25 से और फिर 30 से, कितना आता है? 7.5 मिलियन की मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। किस में? एसोसिएट में। यह है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एसोसिएट। यहाँ तक कोई आवश्यकता क्लियर है? अच्छा भाई, फिर हमने कहा सर इस वाली चौरंगी पे आ जाएं। हमने कहा 1,50,000 के 80% खरीदें, और एक कितने का ख़रीदा भाई? 25 का। तो ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कितनी आ रही है? 3.9, 3 मिलियन। 30 मिलियन कैसे? नहीं, तो 1.5 मिलियन शेयर कैपिटल है। वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ शेयर्स। 3 मिलियन पक्की बात है, या ऊपर वाला भी 7.5 है? 7,50,000 है। 7,50,000 है ना?
देखो यार ये मरवाओगे तुम लोग। ये अभी मेरा आंसर मैच नहीं होता ना, मैं हर्ट हो जाता, मैं बोलता यार ये क्या सीन है। सही है भाई, ये हिसाब किताब हो गया 3 मिलियन, क्योंकि मैंने इक्वेशन ऐसी बनाई ना, मैंने बोला यार नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ ज़्यादा खरीद रहा हूँ, अमाउंट कम आ रही है, ऊपर ज़्यादा आ रही है, ये कैसे हो सकता है। चलें, हमने कहा व्हाट्सोएवर। अब हम अगर पेरेंट एंटिटी की बात करें तो इसकी किताबों में इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, ऐसा ही है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है ये आ रही होगी, सही कह रहा हूँ। ये है पेरेंट की सेपरेट बुक्स। यहाँ तक अगर कोई डिनायल है तो बात करें भाई। मैं कह रहा हूँ पेरेंट एंटिटी की सेपरेट बुक्स के अंदर मेरी जान 3.75 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, पर आई बिलीव दैट दिस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। भाई इस बात को मानते हैं ऑनलाइन वाले, जल्दी बताएं। यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। पर अब मुझे बताएं, क्या यही पेरेंट एंटिटी कंसोलिडेटेड एफएस बनाएगा? क्या यही पेरेंट एंटिटी कंसोलिडेटेड एफएस बनाएगा? अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ, जब यही पेरेंट एंटिटी कंसोलिडेटेड एफएस बनाएगा तो कंसोलिडेशन में तो हमने बखूबी इतने अच्छे से एक चीज़ सीखी है कि मैं इसमें से ना एक इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट कर दूंगा, सब्सिडरी वाली, वो ये है। अच्छा, एलिमिनेट करके कोई नुकसान नहीं होगा, असल एसेट्स और लायबिलिटीज ले आऊंगा गेन्स के साथ, ऐसा है। तो हमने ये कहा था ना। अच्छा, फिर जब ये एलिमिनेट हो जाएगी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फिर भी ये रह जाएगा 7,50,000। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यहाँ पे फिर भी 7,50,000 रह जाएगा। तो भाई इस पूरी चीज़ में एक चीज़ सीखने को मिली है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट सेपरेट बुक्स में भी आती है और कंसोलिडेटेड बुक्स में भी आती है। उसकी लॉजिक भी दे रहा हूँ। ये पूरा कहाँ कराने का मकसद ये है ना भाई, आप अगर पेरेंट एंटिटी हैं, कोई भी कंपनी है, आप 2 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब्सिडरी और पेरेंट, यानी सब्सिडरी या एसोसिएट, तो वो दोनों मिला के आपकी इन्वेस्टमेंट में क्लब हुई हुई होगी। व्हेन इट कम्स टू कंसोलिडेशन, तो आप क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को हटाते हैं, सब्सिडरी में की गई और उसके असल एसेट्स लायबिलिटीज ले आते हैं गेन्स के साथ, वो हमने सीखा हुआ है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है जब एलिमिनेट हो गई सब्सिडरी वाली इन्वेस्टमेंट तो एक तो अभी भी रह गई ना, वो कौन सी, आप उसको कहेंगे अदर इन्वेस्टमेंट। वो अदर इन्वेस्टमेंट कौन सी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। एसोसिएट को तो कंसोलिडेट नहीं करते क्योंकि उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, उस पर मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इसमें एक चीज़ सीखी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट सेपरेट बुक्स में भी आ रही होती है और कंसोलिडेटेड बुक्स में भी आ रही होती है, क्योंकि कंसोलिडेटेड बुक्स तक जाते जाते आपकी एक इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट हो जाती है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। क्लियर है? यहाँ तक कॉपी करें जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ये हो गया था ना ऊपर वाला, ये कर लें।
हाँ जी, स्क्रॉल डाउन करूँ? डन? हाँ भाई, कॉपी हो गया जानी? ओके जी, आगे। अब हमने कहा कि यार आपको ये बात समझ आ गई कि हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दो तरीके की बुक्स में आ रही होती है। एक सेपरेट बुक्स, एक कंसोलिडेटेड बुक्स। अच्छा, सेपरेट बुक्स में अभी जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन करवाई उसमें किस पे रखी हुई थी? ये रखी हुई थी। इसको आप फेयर वैल्यू पे भी रख सकते हैं, पर उसका मॉडल होगा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है ना, लॉन्ग टर्म है। तीसरा इक्विटी अकाउंटिंग। अच्छा, कंसोलिडेटेड बुक्स में वो कह रहा है कि आप एक ही अकाउंटिंग करेंगे, ओनली इक्विटी अकाउंटिंग। अब इसको समझते हैं। आपने अभी इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 750 थी। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जब यहाँ पे 750 थी तो वहाँ पे भी कितनी गई? 750। अब आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि आपने इस इन्वेस्टमेंट को 750 पे नहीं रहने देना, इसकी इक्विटी अकाउंटिंग करके इसकी अकाउंटिंग चेंज कर देनी है। क्योंकि कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर आपको कौन सी अकाउंटिंग करनी है? सिर्फ इक्विटी अकाउंटिंग, जो कि अभी सीखेंगे, अभी हमने सीखी नहीं है। अच्छा, व्हाट इफ मैंने सेपरेट बुक्स में ही इक्विटी अकाउंटिंग की हुई होती, तो बाय डिफॉल्ट यहां से उठ के उस पर ही चली जाती, आपको कुछ करने की नीड होती ही नहीं। बट ऐसा तो केस हो ही नहीं सकता कि एग्जामिनर इतना आसान कर दे आपके लिए। एग्जामिनर बोलेगा वहां पे कॉस्ट पे, तो आपको समझ आनी चाहिए कि वहां पे भी बाय डिफॉल्ट उठ के किस पे जाएगी? कॉस्ट पे। तो हम उसको किस पे लेके जाएंगे? इक्विटी अकाउंटिंग पे। बात समझ आ रही है? नहीं, देखो, जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे रखा हुआ था ना, सब्सिडी वाली हटा दी, उसके असल एसेट्स लायबिलिटीज ले आया, एक इन्वेस्टमेंट बच गई जो ग्रुप के बाहर की है। वो ग्रुप के बाहर कौन है? एसोसिएट है। क्लियर है ना? वो किस पे कैरी हो रही है? कॉस्ट पे। उसको किस पे लेके जाऊंगा? इक्विटी अकाउंटिंग पे। तो ये हमें सीखना है कि यहाँ पे इक्विटी अकाउंटिंग का मतलब क्या है। ये सीख गए तो हमें इन्वेस्टमेंट एसोसिएट आ जाएगा। आइए जी देखते हैं। मैंने कहा कि सर अपने पास हेडिंग डाल देते हैं, इक्विटी अकाउंटिंग की। बड़ी यूनिक अकाउंटिंग है बट मज़े की है। सो इलस्ट्रेशन की तरह नहीं करना। इलस्ट्रेशन की तरह नहीं करना मतलब ये तो 750 बाय डिफ़ॉल्ट है ना, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। अब इस बाय डिफ़ॉल्ट को आपने डिफ़ॉल्ट पे रहने देना है या इक्विटी अकाउंटिंग में ले जाना है? इक्विटी अकाउंटिंग में लेके जाना है। हाँ देखो, फिर यूँ सुनो, देखो यहाँ पे लिखा है ना, मतलब कॉस्ट पे उठाकर नहीं ला सकते। नहीं नहीं नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट कॉस्ट पर ही आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट किस पे आई हुई होगी? भाई आप सारी चीज़ें हटा के जब कंसोल करोगे तो कुछ भी नहीं करो तो बैलेंस शीट तो टैली है ना, क्योंकि कॉस्ट पे कैरी हुई। पर अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ उसको कॉस्ट पे रहने देना है या उसको उठा के इक्विटी पे फेंकना है? इक्विटी अकाउंटिंग में फेंकना है। जब वो सिखा दूंगा तो समझ आएगा इसको कैसे लेके जाना है वहाँ पे। क्लियर है? चलें जी आगे। हमने बोला इक्विटी अकाउंटिंग, पहले इसका मतलब सीख लेते हैं। इसका मतलब सीख लेते हैं।
सामने वाली कंपनी जो हमारी एसोसिएट है उसकी इक्विटी का हमारा हिस्सा हमारी इन्वेस्टमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हमने कहा सामने वाली कंपनी जो हमारी एसोसिएट है उसकी इक्विटी का हमारा हिस्सा हमारी इन्वेस्टमेंट में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इक्विटी अकाउंटिंग, दिस इज कॉल्ड इक्विटी अकाउंटिंग। इसका एक और मतलब लिखता हूं, एक और मतलब लिखता हूं, इसका एक और मतलब है सामने वाली कंपनी जो भी कमाएगी उसका अपना हिस्सा सामने वाली कंपनी जो भी कमाएगी उसका अपना हिस्सा अपनी बुक्स में शो करूंगा। ये सादा खुशबू ज़बान में बता रहा हूँ मैं, सिंपल सिंपल। वी नीड टू शो द शेयर ऑफ योर एसोसिएट ऑफ इक्विटी इन योर इन्वेस्टमेंट, मतलब वो लिखा हुआ है तो हमने उसको सिंपल ज़बान में कर लिया कि भाई सामने वाली कंपनी की इक्विटी का हमारा हिस्सा हमारी इन्वेस्टमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अदर वर्ड्स, जो भी कमाएगी उसका मेरा हिस्सा मेरे पास दिखना चाहिए। ऐसे नॉर्मल अकाउंटिंग में होता नहीं है। आगे देखते हैं। हमने कहा सर इसी एग्जाम्पल को अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करूं जो मैंने की थी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट, जल्दी से बताओ, डेबिट होके कैश क्रेडिट हुआ होगा? कितने पे हुआ था? 750 पे। फोकस बनाए रखना, बिल्कुल आसानी से ख़त्म हो जाएगा ये। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, सही है। आगे हमने कहा कि यार अब आप देखेंगे इसकी इक्विटी एट एक्विजिशन, बताते हैं इसका शेयर कैपिटल कितना था? 1 मिलियन था। ये आ गया। इसके बाद था आपका रिटेन अर्निंग। अच्छा, 2 मिलियन का 25% लेना बच्चों, और 2.5 मिलियन का 25%, वैसे ही समझाने के लिए। सही है। हमने कहा इसकी रिटेन अर्निंग यहाँ आ रही है 1.5 मिलियन, तो ये आ गया 2.5 मिलियन। क्या हम कह सकते हैं ये इक्विटी ऑफ एसोसिएट है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन? अच्छा भाई, मैंने क्या किया, मैंने ले लिया इसका 25%, तो आपने बोला 6-25, इसको मैं कह रहा हूं यह है शेयर ऑफ इक्विटी। मैं आपसे एक मासूमाना सवाल करता हूं, क्या ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे पास हमारी किताबों के अंदर, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है? ये पैसे आपने दे के कितना हिस्सा हथियाया? 6-25। बाकी पैसे गुडविल के हैं, बाकी पैसे, यानी ये अमाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट में शामिल है बाय डिफ़ॉल्ट। क्लियर है? पर क्या आपने कंट्रोल हासिल किया है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? अच्छा, यानी ये 750 ये बता रहे हैं कि सामने वाली कंपनी की इक्विटी का आपका हिस्सा 6-25 है, इसको हम कह रहे हैं शेयर ऑफ इक्विटी, और रिमेनिंग क्या है? गुडविल। वो कितनी आ रही है? 1.25 की आ रही है आपकी गुडविल। सर देखिए, जब कंसोलिडेशन होती है ना,
तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट करके असल एसेट्स लायबिलिटीज लाते हैं और गुडविल भी रिकॉर्ड करते हैं, गुडविल भी रिकॉर्ड करते हैं। अब आगे बात समझना, देखो वो गुडविल किसकी होती है, सब्सिडरी की होती है। तो ये सब्सिडरी को पूरा उठा के लेके आते हो तो उसकी गुडविल भी रिकॉर्ड कर लेते हो, क्योंकि कंसोलिडेशन है ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं है तो आप गुडविल अलग से नहीं रख सकते, इसी के अंदर रहने दोगे। सिर्फ पता होना चाहिए कि इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक इक्विटी का हिस्सा और दूसरा गुडविल। क्लियर है? तो कोई आपसे पूछे सर इसमें गुडविल अलग से रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप बोलोगे एसोसिएट को अपने पास तो नहीं ला रहा ना, किसी और कंपनी की गुडविल अपनी किताबों में कैसे दिखा सकता हूँ भाई, किसी और कंपनी की गुडविल अपनी किताबों में दिखा सकता हूँ? नहीं। तो कंसोलिडेशन में क्यों दिखाते हो? नहीं, आप बोले वो कंपनी ले आता हूँ, बात समझ आ रही है? कंसोलिडेशन में क्यों दिखाते हो? वो कंपनी उठा के ले आते हो ना, यहाँ पे कंपनी उठा के ला रहे हो या अपना हिस्सा? दैट्स इट यार। वहाँ पे कंपनी उठा के लाते हो तो कहते हो कि भाई हम तो एक ही हैं, उसकी गुडविल हमारी गुडविल, क्योंकि हमने पे किया हुआ होता है, ओवर एंड अबव पे किया हुआ होता है, यहाँ पे भी किया हुआ है, बट हमें यहाँ पे उसको इसके अंदर रहने देना है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं होगी। ये कौन सा दिन हो गया? पहला दिन। सर अगर इसमें हमारी सब्सिडरी भी 30% इन्वेस्टमेंट हुई तब भी ये एसोसिएट हो जाएगी? अगर हम इसमें हमारी सब्सिडरी की भी, तो जानिए सब्सिडरी की भी होगी तो वो तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप है ना, जानिए सी फाइनल की बात है, सही है? तो कंट्रोल आ जाएगा ना भाई। सर उस कंपनी में हम एज एनसीआई होंगे तो वैसे अकाउंटिंग करनी, हम समझ लो हम एज एनसीआई हैं, पर ऐसी वाली एनसीआई हैं जो कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है। क्लियर है? तो हम अपनी अकाउंटिंग देख रहे हैं। आयशा क्लियर है? जल्दी बताओ। ओके आगे इसी सिचुएशन में हमने कहा सर एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया 9 लाख रुपए का, सही है? डिविडेंड दिया 10% का, प्रॉफिट कमाया कितना? 9 लाख रुपए का, डिविडेंड दिया 10% का। प्लीज फोकस होकर सुनिएगा। एट रिपोर्टिंग शेयर कैपिटल विल रिमेन सेम। अच्छा, रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग पे आते आते आपके पास रिटेन अर्निंग कितनी हो गई? यानी देखो भाई 1.5 में 9 लाख डालोगे तो फिर डिविडेंड भी माइनस करोगे 1 लाख का, 2310। आर यू श्योर अबाउट इट? या 2.3 मिलियन होगा? 2.3 मिलियन होगा ना? बेटा डिविडेंड शेयर कैपिटल पे दिया जाता है, जानबूझ के लिखा है मैंने ताकि तुम लोग ये बेवकूफ़ी करो। डिविडेंड किस पे दिया जाता है? शेयर कैपिटल पे। शेयर कैपिटल कितना है? 1 मिलियन। 1 मिलियन का 10% कितना बनता है? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए माइनस होंगे तो 8 लाख बन जाएगा, तो 8 लाख अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो 2.3 मिलियन। एग्रीड है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, क्लियर है? ये आ गया। अच्छा हमारे पास ये आ गया 3.3 मिलियन, सही है? अच्छा जी, पहले मुझे बताओ पेरेंट एंटिटी ने एक एंट्री बनाई होगी, और वो एंट्री बनाई होगी ये वाली जो अभी मैं बनाने लगा हूं, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। सर ये तो मुश्किल कर दिया आपने। 1 मिलियन पे 10% का डिविडेंड का मेरा हिस्सा 25%, ये किया होगा मैंने? क्लियर है? अच्छा जी, ये किसकी किताबों में एंट्री बन रही है? पेरेंट एंटिटी की किताबों में, ऐसा है? अच्छा इसको मैं कह रहा हूं रियलाइज इनकम। रियलाइज हो गई ना? चलें जी, अब आगे मुझे एक बात बताएं जल्दी से, अगर मैं रिपोर्टिंग डेट पे आऊं तो रिपोर्टिंग डेट पे इक्विटी का मेरा हिस्सा कितना है? 8.25।
यार अब सारे काम साइड में रख के ना से मेरी बात सुन लिया आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल कनेक्ट कर दूंगा कॉन्सेप्ट को। मुझे बताओ जब मैंने इस कंपनी को ख़रीदा था तो मेरा ऐसा कितना था, अब कितना है? अच्छा पहले कॉन्सेप्ट देने से पहले मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, माई शेयर इंक्रीजेस ड्यू टू देखो क्या लिखा है, माई शेयर इंक्रीजेस ड्यू टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अभी मैं आपको प्रूफ भी करूंगा। मैं कह रहा हूं जितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने से रह गया ना, मेरा हिस्सा उतने से बढ़ जाएगा। आओ जी मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 लाख रुपए। इसको मैं कह रहा हूं शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लियर है? अच्छा इसकी पता है पेरेंट एंटिटी की एंट्री क्या बनाएगा? इसकी एंट्री बनाएगा जो मैं यहां बना लेता हूं ऊपर, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्रेडिट। कितने से बोला आप लोगों ने? 2 लाख रुपए से। आप मुझे बताएं मैंने इस साल पूरे साल एसोसिएट से कितनी इनकम रिकॉर्ड की? 25 और 2 कितने हो गए? 225। जल्दी बताओ 25 और 2 कितने हो गए? 225। अच्छा अब असेसमेंट ये है कि आपकी एसोसिएट का प्रॉफिट कितना है भाई? 9 लाख रुपए। एसोसिएट का प्रॉफिट 9 लाख रुपए है भाई, ये रहा। मुझे जल्दी से बताएं इसमें मेरा हिस्सा कितना है? तो कितना आ गया ये आता है? मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, सामने वाली कंपनी जो भी कमाएगी उसका अपना हिस्सा अपनी बुक्स में शो करूंगा। पर कुछ रियलाइज हो गया, कुछ रियलाइज होना, तो जो रियलाइज होना बाकी होता है ना वो आपकी इन्वेस्टमेंट में चिपक जाता है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिसीवेबल कि आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि इसमें अजम्पशन ये होती है इस अकाउंटिंग में कि सामने वाली कंपनी जो भी कमा रही है ना कभी डिविडेंड देगी, तो उसके डिविडेंड देने का इंतज़ार नहीं करो, जो इनकम आ रही है बुक कर लो। दिस इज कॉल्ड इक्विटी अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग? सामने वाली कंपनी की इक्विटी का अपना हिस्सा आपकी इन्वेस्टमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यहाँ तक एग्रीड है? मुझे एक बात बताओ, सामने वाली कंपनी की इक्विटी का आपका हिस्सा आपकी इन्वेस्टमेंट में किस हद तक आ रहा था डे 1 पे? 625। रिपोर्टिंग पे आते आते कितना हो गया? 825। इंक्रीज हो गया कितने से? अच्छा पर ये जो इंक्रीज हुआ है 2 लाख रुपए से, प्रॉफिट की वजह से हुआ है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड? तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे करके देख लो ना, यहाँ पे करके देख लो, जो डिविडेंड है वो 1 लाख रुपए का अनाउंस हुआ है, इसके ऊपर 25% कितना? 25,000। तो मैं कह रहा हूं कि भाईजान अगर मैं यहाँ पे 8 लाख रुपए देखूं और इसका 25% लूं तो कितना आ गया? 2 लाख। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मैंने ये 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के अंदर पार्क कर लिया। मैंने ये 2 लाख रुपए कहाँ पार्क कर लिया? इन्वेस्टमेंट के अंदर, क्योंकि ये रिसीव हो गया या होना बाकी है। तो मैं तो आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप जब ये इक्विटी को पिक करेंगे ना, इक्विटी में जो आपको प्रॉफिट मिलेगा ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या बचा कुचा? बचा कुचा। यहाँ पे होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अपना शेयर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में डेबिट करिएगा और इनकम को क्रेडिट करिएगा, क्योंकि यही वो अमाउंट होगी जो आपने कमा तो ली होगी बट आपने रिसीव नहीं की होगी। तो 2 तरीके हो गए, या तो प्रॉफिट में से डिविडेंड माइनस करो और फिर हिस्सा निकाल लो, डायरेक्टली इक्विटी से निकाल लो, बात एक ही है। इक्विटी को यूज करने का फायदा है, अगर 4 सालों की अकाउंटिंग कर रहे हो ना आप, यानी कंसोलिडेशन हो रही है 4 सालों बाद,
तो पेरेंट एंटिटी ने अपनी किताबों में तो कॉस्ट पे रखा हुआ होगा, हाँ या नहीं? पेरेंट एंटिटी ने अपनी किताबों में, तो मुझे जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हिस्सा डालना होगा वो फॉर द ईयर का डालना होगा आज तक का। तो आज तक का अनडिस्ट्रीब्यूटेड मुझे कहां से मिलेगा? इक्विटी से, कि जब से लेके खरीदा था तब के बाद प्रॉफिट्स भी कमाए होंगे, डिविडेंड भी बांटे होंगे ना, तो जो डिविडेंड बांट दिए होंगे वो तो कैश में आ गए, जो नहीं आए वो कहां से मिलेंगे? इक्विटी से। और इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड? तो जैसे जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम जमा होती रहेगी मेरी इक्विटी ऊपर जाती रहेगी, जैसे जैसे मेरी इक्विटी ऊपर जाती रहेगी मेरा हिस्सा भी ऊपर जाता रहेगा, और जितना हिस्सा ऊपर जाएगा उतनी मैं इन्वेस्टमेंट में डेबिट करके इनकम बुक करता रहूँगा। डू आई हैव टू वेट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, या एज एंड व्हेन अर्न करूँगा रिकॉर्ड करूँगा, अर्न करूँगा रिकॉर्ड करूँगा? दिस इज कॉल्ड कौन सी अकाउंटिंग? इक्विटी अकाउंटिंग। पहले बताओ कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली समझ आता है? पक्की बात है? ऑनलाइन में जल्दी बता दो, मुस्तफ़ा, अनस, सारे बच्चों जल्दी जल्दी से। दिस इज अ यूनिक अकाउंटिंग। ये क्यों कहा गया पता है? ग्रुप अकाउंट्स में, ग्रुप में ये कहा गया भाई ग्रुप एक असल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम पे चल रहा है। भाई सब्सिडी से जो कमा रहे हो रिकॉर्ड करते हो ना, अपना हिस्सा लाते हो ना, तो ये कह रहा है भाई जो एसोसिएट है ना उसकी इनकम भी रिकॉर्ड कर लो, तो ट्रू पिक्चर दिखाओ कि ग्रुप असल में कितना कमा रहा है, तभी हम कौन सी अकाउंटिंग कह रहे हैं इसको? इक्विटी अकाउंटिंग। क्लियर है? हाँ, ये बात बोली ना, कॉपी करना। चलिए जी, शाबाश करें। जल्दी करिएगा बट। पिक हो गया ना पक्का? गुड। सर हमारे लेवल पे सब्सिडी की सब्सिडी एंड कंसोलिडेशन भी आता है। नहीं भाई, ये सीए फाइनल में आओगे ना, मेरे इस पे कोई 35 लेक्चर्स हैं, 35 लेक्चर्स ऑन कंसोलिडेशन, अलग से बुक है मेरी कंसोल की, वो पूरी मार्केट में चलती है। मतलब मैंने सीए फाइनल में जो है, मतलब पूरा नहीं पढ़ाया हुआ, 50% पढ़ाया हुआ है, बट वो क्वालिटी पढ़ाया हुआ है। अभी इस बार इंशाल्लाह दिसंबर में जब तुम्हारा थोड़ा कोर्स हल्का हो जाएगा ना, फिर पूरे रिकॉर्ड कर लूँगा। तो कंसोल में वहाँ असल मज़ा है कि एक कंपनी बाहर है, उस कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने मिला के इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सब्सिडी बन गई, यानी 30% उसका, 25 आपका, 55 हो गया, तो वो इनडायरेक्ट सब्सिडी बन जाती है, तो उसकी अकाउंटिंग है। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स केसेस हैं। तो उस पर आई थिंक मैंने जो बुक में बनाए हुए ना 221-222 सवाल हैं, तो तुम करते जाओ और तुम्हें कॉन्सेप्ट आता जाएगा। मतलब जो भी मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में सिनेरियोज मिलते हैं ना, मैं बुक में डाल देता हूँ ये, तो तुम्हें वो मज़ा आएगा। पर असल में पहले नॉर्मल तो सीख लें। एक एसोसिएट हमसे नहीं समझ रही, आप बोल रहे हो सब्सिडरी की सब्सिडरी और फिर इनडायरेक्ट सब्सिडरी, फिर उसमें कंसोलिडेटेड चेंजेस इन इक्विटी भी होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंसोलिडेटेड। तो खैर वो भी मज़े की चीज़ है। नहीं, अभी मैं पूरा कर दूंगा ना। अभी तक तो ये हो रहा था कि आधा मुझसे आधा सर अहमद से, तो उनका भी तो है ना, हाँ उनके भी लेक्चर्स हैं ना उसमें। पर जिस तरीके से एग्जामिनर ने ट्रेंड को चेंज किया ना, उसके हिसाब से नए लेक्चर लाजमी थे, तो फिर मैंने वो सारे डाल दिए। जिस हद तक बच्चों ने रोना धोना किया, एक कंसोल पे एक डेफर टैक्स पे, उन्होंने 15 बोला हुआ है और मुझे 16 बोला हुआ है, IFRS 16 और IFRS 2, ये 3 मैं अभी और डालूंगा। पर अल्टीमेटली उसके लिए फिर आपको जो है क्वालिटी देनी होती है, क्योंकि CA फाइनल इज़ नॉट ईजी थिंग। CFF 6 तो हाँ वो तो भाई का अकेला है, वो तो अकेला है। पर ये कि इंशाल्लाह जब तक अभी तुम्हारा हो ही जाएगा ये, तो तब तक तुम्हारे लिए तो 80% हो जाएगा FFR, नॉट कमिटिंग फॉर 100%। अभी जून बैच को भी मैंने यही कहा है CA फाइनल के कि 80% हो जाएगा। स्क्रॉल करूँ जानी?
हाँ जी, स्क्रॉल करें। आप लोगों को एक और पास पेपर दूंगा वीडियो के साथ आज, तो वो अपना शाना बशाना चलाते रहो। एसोसिएट, हाँ, कंसोलिडेशन का, ताकि आपकी उसकी प्रैक्टिस होती रहे ना। ये वाला जो कल दिया था वो खुद हो गया था, बैलेंस शीट P&L दोनों। अच्छा, कोई आपसे MCQs में पूछे कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस वजह से इंक्रीज होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट? शेयर, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट से मेरी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि यही वो अमाउंट होगी जो आज तक कमा तो ली होगी बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई होगी, तो वो जमा होती रहेगी अकॉर्डिंगली। IFRS 9 के साथ ना इक्विटी अकाउंटिंग का भी सवाल आया हुआ है, जो मैंने स्किप करवाया था। उसके पार्ट 2 आप कर सकते हैं। अब उसमें ये होगा कि उसने कहा हुआ है कि उसने ना फेयर वैल्यू थ्रू OCI की अकाउंटिंग कर ली, जबकि इक्विटी करनी चाहिए। अब हो जाएगा आपसे वो। चलो, वो तो सही हो जाएगा ना प्रैक्टिस से मुस्तफ़ा, कि शेयर प्रीमियम मिस कर दिया, तो गलती नहीं है। हाँ जी, डन, ओके। तो हमने कहा कि सर जब डन हो गया तो हम क्यों ना वापस कंसोलिडेशन पे आ जाएं। बस यही था इक्विटी अकाउंटिंग, मैं कहा था ना। देखो, एक बार अगर फ्रेमवर्क समझ आ गया ना तो फिर गेम ऑन है। पर आज मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ, चलो तुम्हारे लिए समरी बनाता हूँ, आ जाओ। पर जल्दी जल्दी बनाऊँगा। हमने कहा कि भाई आप जब कंसोलिडेशन को शुरू करते हैं तो एड एक्विजिशन, एड रिपोर्टिंग का मामला होता है। यहाँ पे आता है, जल्दी से बताओ, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। आपने इस स्टेज के ऊपर एसोसिएट का सोचना ही नहीं है, सिंपल। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, आपने कहा भाईजान मैं यहां पे शेयर कैपिटल लूंगा और शेयर प्रीमियम लूंगा और रिटेन्ड अर्निंग उठाऊंगा। ये किसकी बात हो रही है भाईजान? ये आ गया। इसके बाद आप यहां पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हो भाई। अच्छा, मैंने नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे भी हो सकती है ना, और कंटिंजेंट लायबिलिटी भी इसमें आ गई और सारे इंटेंजिबल्स भी आ गए। अच्छा, फिर आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करते थे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन PP और एरर रिफाइनिंग। वो माइनस भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है। एरर यहीं पे आना चाहिए ना, पर एरर किसका होगा? वो सब्सिडरी की किताब होगा कि कोई इनकम बुक करना भूल गया, कोई एक्सपेंस बुक करना भूल गया। ये बन गई तुम्हारी समरी एक पेज की नेट एसेट्स पे। मैंने कहा इसको तुम कहते हो पोस्ट एक्विजिशन। ये कितने लोगों में बांटते हो तुम? 2 लोगों में।
साथ साथ कर रहे हो ना कॉपी, पेरेंट और एनसीआई। क्या मैंने यहाँ पे एसोसिएट का नाम लिया? आप भी नहीं लेना, सुकून से अपना सब्सिडियरी का हिसाब किताब चलाओ। आगे फिर मैंने कहा दूसरे स्टेज के ऊपर आप आते हैं गुडविल पे। सही है, आप कहते हैं मैं यहाँ पे डालूंगा पेरेंट की कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इफ फुल गुडविल, ऐसा ही है। ये अमाउंट आ गई। फिर हमने कहा नेट एसेट्स 100% और शेयर, यही है भाई। इसके बाद आ गई गुडविल, और गुडविल के बाद आती है इम्पेयरमेंट, वो हमें पता है। क्या मैंने यहाँ पे एसोसिएट का नाम लिया? नहीं। हमने कहा नंबर 3 एनसीआई, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई और शेयर जो भी एप्लीकेबल है। इसमें क्या फेंकेंगे? पोस्ट एक्विजिशन, और इम्पेयरमेंट होगी तो वो अकॉर्डिंगली पार कर लीजिएगा। अभी तक जल्दी से मुझे बताओ, क्या मैंने यहाँ तक अभी तक एसोसिएट का नाम लिया? नहीं। चौथी चीज, अब काम रोक के आपने मेरी बात सुननी है। कनेक्ट कर देता हूं आप लोगों को मैं। ग्रुप रिजर्व, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रिटेन्ड अर्निंग है पेरेंट की, जल्दी से मुझे सोच के बताना, क्या इसके अंदर जो मैंने एग्जाम्पल दी थी वो वाली डिविडेंड इनकम शामिल होगी? हाँ या ना में जवाब दो। ऐसा है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, ये शामिल होगी? सेपरेट बुक से उठ के आई होगी ना, सेपरेट बुक का रिटेन अर्निंग है। इसके अंदर आप पोस्ट एक्विजिशन डालेंगे सब्सिडरी का। फिर आपने कहा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन पीपी। कोई एरर हो सकता है, ऐसा है? यहां तक आपने आज तक क्लोज किया था, आज आप रुक के ना यहां पे ये क्लोज करके अब बनाएंगे नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट। क्या बनाएंगे? क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में कॉस्ट अकाउंटिंग में डिविडेंड तो पार्क हुआ हुआ है। क्या पार्क नहीं हुआ हुआ? ये 2 लाख रुपए शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो फिर अब यहां पे एसोसिएट का सोचना है सब कार्रवाई करके। जब आपको शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिल जाएगा कितने का, तो ये ग्रुप रिजर्व में पार्क करोगे तो हुआ हुआ नहीं होगा। क्यों? कॉस्ट पे रखा हुआ है। हम किस पे लेके जाएंगे? इक्विटी अकाउंटिंग पे। और यहां पे ग्रुप रिजर्व इंक्रीज हो गया तो बैलेंस शीट तो आउट हो जाएगी, तो ऊपर से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे ना। कितने से? 2 लाख रुपए से। तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको पता है बैलेंस शीट में कितने पे आएगी? आपने इनिशियली कितने पे रखी थी? 750 पे। तो हम ये कह रहे हैं जो आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन क्या आएगी भाई? एसोसिएट, वो 7,50,000 तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, उसके अंदर क्या डाल देंगे? शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा? अब ये 950 पता है क्या शो कर रहा होगा? ये 950 ये शो कर रहा होगा कि सामने वाली कंपनी का मेरा हिस्सा और गुडविल। मेरा हिस्सा कितना है? 825। आज तक का हिस्सा कितना है? 825। तो सर यहाँ पे तो 950 आ रहा है, बाकी गुडविल है। समझ आ रही है बात? तो आपने सिर्फ यहाँ पे आके सोचना था। तो मुझे बताओ, यहाँ पे शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डाल दूंगा, ये ग्रुप रिजर्व हो जाएगा क्लोज, और ऊपर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी। तो सर इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट नहीं हो गई होगी?
ये वाली तो नहीं हुई होगी ना, ये तो ऐसे ही कि ऐसी आ गई होगी, पर उसको ऐसा का ऐसा रंग देंगे या ऊपर ले जाएंगे? किस अकाउंटिंग की वजह से? इक्विटी अकाउंटिंग की वजह से। ये थी आपकी इक्विटी अकाउंटिंग। ऑब्वियसली इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं अभी आपस में सेल परचेज की, बट यहाँ तक कहानी ईजी लगती है। ये आपकी एक पेज की समरी बना दी मैंने अब तक की, जो अब तक किया हुआ तुम लोगों ने। क्लियर है? तो ये आपको एसोसिएट को हैंडल करने का तरीका सिखा दिया मैंने। अच्छा जी, अब ज़रा हम ये देखें कि आपके पास डायरेक्ट कंसोल का ही सवाल करते हैं ना। मैंने कहा सर ये ले, यह आ गया आपके पास एक चीज़, चलिए जी, ये खाली मैं आपको हिंट दूंगा और फिर आप खुद करेंगे। ये देख रहे हो भाई, ये कंसोल का सवाल है प्रॉपर। इसको अगर मैं ऊपर ले आऊँ और चलो एक पेज पे तो नहीं आ रही है, बट हम इसको रीड कर लेते हैं। सही है? ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है 3 कंपनीज की, बाबू लश पश, 2-3 कंपनीज हैं ये देखो, ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है यहाँ पे इस कंपनी में कितने %? तो ये कौन है? वेरी गुड यार, ये आ गई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्रीड? यहाँ पे इस तीसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है कितने %? ये क्या बन गई? एसोसिएट। तो तीसरी कंपनी की जो आपको बैलेंस शीट दी हुई है ना, इसको कंसोलिडेट नहीं करना, सिर्फ इसकी इक्विटी को यूज करना है। क्लियर है? इसकी क्या यूज करना है? इक्विटी को। क्यों यूज करेंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड शेयर निकालने के लिए, एक्विजिशन से रिपोर्टिंग तक का यही सफर है ना। चलें जी, नीचे आ जाए, मैंने बिल्कुल मासूम सी एडजस्टमेंट रखी हुई हैं। बाबू एक्वायर्ड शेयर्स इन लश ऑन जनवरी 1, 2009 व्हेन द लश हैज अ रिटेन्ड लॉसेस हैं। तो ये बोल रहे हैं सब्सिडी को जब मैंने एक्वायर किया था तो उसके लॉसेस थे, तो इन्हें पॉजिटिव में दिखाओगे नेगेटिव में? नेगेटिव में दिखाओगे ना। और ये देखो रुपीज़ इन 1000 है और यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है, तो इसको 56 नेगेटिव रखोगे। क्लियर है? चलें, तो रिपोर्टिंग पे आते आते उसकी रिटेन्ड अर्निंग पॉजिटिव हो गई है 602 से, तो फिर रिटेन्ड अर्निंग रिपोर्टिंग पे अकॉर्डिंगली रखना, कोई मसले वाली बात है? यहाँ तक एसोसिएट का सोचना है या पहले सब्सिडरी का हिसाब किताब? भाई ग्रुप रिजर्व आने के बाद सोचना है कि एसोसिएट का क्या करना है। जो एसोसिएट का करना भी है तो कहाँ आके? ग्रुप रिजर्व पे, वो भी सबसे एंड में। हमने कहा सर अब आगे चले, तो हमने ये कहा, वो कह रहा है कि बाबू एक्वायर्ड शेयर्स इन पश ऑन जनवरी 1, 2009 व्हेन द पश हैज रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 140। तो सर यहाँ पे फिर 448 क्यों है? कमा लिया सर। तो अब आपने देखना होगा कि कमाया है, बांटा है, कुछ भी है। अगर एसोसिएट ने डिविडेंड दिया होगा, तुम लोग सोच के बताना, अगर ये पश कंपनी ने डिविडेंड दिया होगा तो क्या वो पेरेंट एंटिटी के रिटेन्ड अर्निंग में ऑलरेडी होगा? आपको पंचायत किसकी करनी है? जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो कहाँ से निकलेगा? इक्विटी से। तो इक्विटी एक्विजिशन की कहाँ से लाओगे? यस, उनका डिफरेंस है, शेयर कैपिटल चेंज नहीं हुआ। बात समझ आती है? और सर इसमें ये आखिर में लिख के क्या दे रहा है पता है? इन्वेस्टमेंट इन पश, यानी जो ये सब ये एसोसिएट है उसकी इन्वेस्टमेंट इम्पेयर हो गई है 2.8 से। ये 2800 मतलब 2.8 है, तो इससे ग्रुप रिजर्व क्या हो जाएगा? और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि ये गुडविल उसके अंदर ही छुपी हुई है ना। तो यानी पहले आप प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे और फिर इम्पेयरमेंट से इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे। एग्रीड है? अच्छा, फिर वो कह रहा है कि पॉलिसी ऑफ बाबू इज टू वैल्यू NCI एट फुल गुडविल है।
चलें जी, और वो कह रहा है फेयर वैल्यू एनसीआई दी हुई है 160, क्या ये हैंडल हो जाएगा? पक्की बात है। तो ये मैं आप लोगों को, क्योंकि जाहिर सी बात है 15 मिनट में तो नहीं कर पाओगे, तो प्लीज़ इसको कर लेना। मैं 2 चीज़ें करूँगा, एक आपको पास पेपर होमवर्क दूंगा और ये आप करके आओगे, कल मैं सॉल्व कराऊंगा, या इसका सोल्यूशन दे दूँ? सोल्यूशन दे देता हूँ इसका, ये देख लेना, और फिर कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि पेरेंट एसोसिएट को कुछ चीज़ें बेचे या एसोसिएट किसको बेचे, पेरेंट एंटिटी को, तो क्या होगा। पर प्लीज़ मेक श्योर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बगैर शर्म हया कि आप ये करके ना ग्रुप पे तस्वीर भेज दीजिएगा मेरी तसल्ली के लिए कि आपसे हो गया है। सही है भाई? भाई ऑनलाइन में तो एग्री है, आपको ये भेजना है, आप ये सॉल्व करके भेजेंगे, तभी इतनी मेहनत से हमने किया है ये पूरा समरी वाला काम, आप ये सॉल्व करके भेजेंगे और उसमें वो टैली होना चाहिए। अच्छा, आप जैसे हरीश कह रहे हैं सर कंसोल कितना हो गया, कंसोल तो ख़त्म हो गया, अब हम किस पे आ गए हैं? एसोसिएट पर। एसोसिएट को मैंने कनेक्ट कर दिया किससे? कंसोलिडेशन से। और इसके बाद जैसे जैसे एडजस्टमेंट होंगी वैसे वैसे पास पेपर हो जाएंगे। मैक्सिमम 4 क्लास हैं या 3 क्लास हैं। हमने, तुम लोगों ने तो माशाल्लाह 1 घंटे में एसोसिएट निकाल दिया, कॉन्सेप्ट साथ आता है, बिल्कुल साथ आता है। तो हमने जितने भी पास पेपर थे ना, अपार्ट फ्रॉम एसोसिएट, जब तक एसोसिएट कोर्स में ऐड नहीं हुआ था उन सारे कर चुके हैं, आपके सामने ही है, सारे किए हैं। आज भी एक दूंगा तो वो भी एडिशनल हो जाएगा। फिर जब मैं एसोसिएट की ट्रांजैक्शन आपस में सिखा दूंगा, फिर हम पास पेपर पे आ जाएंगे, देन एंड ऑफ कंसोलिडेशन। क्लियर है? चलें मिलते हैं, मैं वेट करूंगा। अभी आपके पास अगर 15 मिनट हैं, मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी बैठें क्लास में, 15 मिनट में करके मुझे भेज दें, आसानी से हो जाएगा तुमसे। सही है? अभी भेज रहा हूँ तुम्हें, अभी PDF दे रहा हूँ। चलो जी, अल्लाह हाफ़िज़।